नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित उन क्वेश्चनों की जो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम और लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके अलावा TLM जैसे उन टॉपिकों से संबंधित है जो बार बार CTET की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा चर्चा न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। In a diverse classroom, a language teacher finds that students face difficulty in speaking standard pronunciation due to regional dialect interface. What should the teacher do? मतलब एक भाषा शिक्षक को एक डाइवर्स क्लासरूम में, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उसमें भाषा को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं जो बच्चे, उसमें जो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके कारण दिक्कत हो रही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेग्रेगेट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर नेटिव डायलेक्ट फॉर सेपरेट लैंग्वेज क्लासेस। तो क्या सभी बच्चों को ऐसे जो सेम रीजनल डायलेक्ट वाले हैं, क्षेत्रीय भाषा वाले हैं, उनको अलग अलग कर दें? तो ये जो ग्रुप बनाने वाली पद्धति है ये बिल्कुल नेगेटिव होती है। स्कोल्ड द स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग रीजनल डायलेक्ट एंड फोर्स देम टू स्पीक करेक्टली। क्या बच्चों को डांटना शुरू कर दें उनको जो क्षेत्रीय भाषा बोलने पर और उनको इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स करें? तो ये भी नेगेटिव है सर। प्रोवाइड रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू ड्रिलिंग, ऑडियो एड्स एंड मिनिमाइज नेटिव री इन्फोर्समेंट। साथियों, ये जो ऑप्शन सी जो है, जो रेगुलर प्रैक्टिस की बात कर रहा है, ऑडियो एड्स की बात कर रहा है, मिनिमाइज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है, मिनिमाइज करना है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट को, तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है और हमें इस ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। और डी ऑप्शन है वो भी इग्नोर द प्रोनाउंसिएशन एरर, इग्नोर नहीं करना, उनको सुधारना है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। और सी ऑप्शन में बताया रीजनल डायलेक्ट इंटरफेस इज ए कॉमन चैलेंज इन डाइवर्स क्लासरूम। क्षेत्रीय भाषा का जो की जो बोली का जो असर है बच्चे की भाषा पर, वो एक कॉमन चैलेंज है बच्चे टीचर के लिए। ये टीचर शुड यूज इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज लाइक ऑडियो एड्स एंड सिस्टमेटिक प्रोनाउंसिएशन ड्रिलिंग रेदर देन पनिशमेंट और सेग्रेगेशन। मतलब उसको दंडित या अलग करने के बजाय अपने को एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करनी है बच्चों के साथ। विविध पृष्ठभूमि वाली कक्षा में क्षेत्रीय बोली का प्रभाव स्वाभाविक है। शिक्षक को बच्चों को प्रताड़ित या अलग करने के बजाय ऑडियो साधनों और नियमित अभ्यास, ड्रिलिंग के माध्यम से मानक उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए जिससे उसका भाषाई विकास हो सके। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्रिएटिव विजुअल कॉन्सेप्ट जो है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपकी समझ विकसित होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट एसेट ऑफ ए मल्टीलिंगुअल एंड डाइवर्स क्लासरूम सेटअप फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज भाषा के अर्जन के लिए एक ऐसी कक्षा जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, विविध भाषाई बहुभाषाई कक्षा है, और डाइवर्स क्लासरूम है। मतलब डाइवर्स क्लासरूम मतलब एक जैसे सांस्कृतिक परिवेश के, सामाजिक परिवेश के, सांस्कृतिक और ये भाषाई परिवेश के बच्चे वहाँ नहीं है, सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे, डाइवर्स सेटअप है वहाँ पर। तो वो सबसे बड़ा एसेट उनमें क्या है, मतलब वो टीचर उसको किस तरीके से ट्रीट करे। इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ टीचर। तो वर्कलोड का टीचर का जो वर्कलोड है वो किसी प्रकार से कम नहीं होता, ये नेगेटिव ऑप्शन है। इट क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग लर्नर्स रिगार्डिंग ग्रामर रूल्स। कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होएगा बच्चों के सामने कि ग्रामर रूल को लेकर वो कन्फ्यूज में रहे। इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स। तो इस बार का मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इट एक्ट्स एज एन रिसोर्स और एसेट, ये जो ऑप्शन है ये हमारा पॉजिटिव होता है हरदम, और इसी के साथ चलना हमें। और जो डी ऑप्शन, इट फोर्सेज स्टूडेंट्स टू फॉरगेट देयर मदर टंग क्विकली। तो मदर टंग को भी हमें भूलना नहीं है, वो भी हमारी एक संस्कृति है, लेकिन जो हमारा जो उचित उच्चारण है उसका भी ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है। और सी ऑप्शन के बारे में बताया बहुभाषिकता को कक्षा में एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। मल्टीलैंग्वेजिज्म इज ए रिसोर्स एसेट इन लैंग्वेज टीचिंग, नॉट एन ऑब्स्टेकल, एक बाधा नहीं है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे।
अगर आपको लगता है कि ये जो PDF मैं बनाता हूँ आप सभी के लिए मेहनत करके आपको अच्छी लगती है और आप बार बार इस प्रकार की देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप सभी के लिए इस प्रकार के जो PDF है वो आपके साथ शेयर करता रहूं। और एक सूचना और आप सभी के लिए, अगर आप इस PDF को चाहते हैं कि डाउनलोड करें और अपने फ़ोन में इसका प्रैक्टिस करें, तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टू कैटर टू द नीड्स ऑफ लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड अडॉप्ट। टू कैटर टू द नीड ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब वही विविध संस्कृति परिवेश वाले जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ये सिंगल टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड टीचिंग अप्रोच की भी एक सिंगल टेक्स्ट बुक से पढ़ाने लग जाए सभी को, चाहे उनको समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि सभी का अपना अपना भाषाई जो बैकग्राउंड है वो है। सम्मेटिव असेसमेंट एक्सक्लूसिवली टू रैंक स्टूडेंट्स, तो सम्मेटिव असेसमेंट तो वर्ष के अंत में होगा, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले देखते हैं क्या करना है। स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिजिड इंस्ट्रक्शनल मेथड, तो क्या एक मानक और जो रिजिड इंस्ट्रक्शन देने बच्चों को, कि ऐसा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं पढ़ाना। और डी ऑप्शन जो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन है, मतलब बच्चे के अनुसार बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है, उसकी जो क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, तो हर बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है इस संदर्भ में। और डी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। और डी ऑप्शन के बारे में यहाँ बताया गया है, विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और ये जो आपको जो इंग्लिश एक्सप्लेशन और हिंदी व्याख्या दे रखी है, दोनों को आपको पढ़ना है और ठीक से इनको समझना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और आपके लिए इस तरीके से तैयार की गई है कि आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, ऐसे बच्चे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनको पढ़ाते समय, फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है मातृभाषा, मदर टंग, मदर लैंग्वेज। तो ऐसे बच्चे जिनकी जो मातृभाषा इंग्लिश नहीं है उनको पढ़ाते समय ये मेजर चैलेंज, एक मुख्य जो चैलेंज वो क्या आता है, वोकेबलरी गैप का। हाउ कैन ए टीचर बेस्ट एड्रेस दिस, वोकेबलरी गैप का आता है कि भाई जो जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उनका जो शब्द भंडार है वो ज़्यादा होता है, और जो ऐसे बच्चे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ और है तो उनका इंग्लिश का शब्द भंडार कम होता है। तो इसके लिए आप टीचर होते हुए क्या करोगे। हाउ कैन ए टीचर बेस्ट एड्रेस दिस, देखते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अवॉइड यूजिंग न्यू वर्ड्स ऑल टुगेदर टू प्रिवेंट स्टूडेंट एनजाइटी, तो छात्र की चिंता ना बढ़े इसके लिए अध्यापक को नए शब्द यूज नहीं करने चाहिए, ये निगेटिव है साथियों। आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज 20 वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एवरी डे, ये भी नेगेटिव है। मेमोराइज, ड्रिल प्रैक्टिस, इमिटेशन, ये सारे नेगेटिव होते हैं आज के संदर्भ में। ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू द स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज इंस्टेंटली, कि हर जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा में है, उसमें उसको ट्रांसलेट किया जाए, ये भी नेगेटिव है। इंट्रोड्यूस वर्ड कॉन्टेक्चुअली थ्रू स्टोरीज, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड वेराइड यूजेज, इसमें बताया गया है कि बच्चे का जो संदर्भ के अनुसार उसका जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग जो चीज़ें आती हैं उसके अनुसार हमें वर्ड्स का यूज करना चाहिए, स्टोरीज के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, और उसका वेराइड यूज होना चाहिए। तो डी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। शब्दावली की कमी, वोकेबलरी गैप को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका शब्दों को संदर्भ, इन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कहानियों, वास्तविक वस्तुओं, रियलिया और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हमें संदर्भ में पढ़ाना चाहिए बच्चे को,
ऐसे नहीं कि ऐसे एग्जाम्पल दें जो कि बच्चा समझ ही नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, क्वेश्चन है ए टीचर नोटिसेज दैट स्टूडेंट एक्स रिमेन साइलेंट इन इंग्लिश क्लास। टीचर देखता है कि एक बच्चा है एक्स, स्टूडेंट एक्स रिमेन साइलेंट, शांत रहता है इन इंग्लिश क्लास, अंग्रेजी की कक्षा में, बट एक्टिवली टॉक इन देयर मदर टंग आउटसाइड, लेकिन उसकी जो मातृभाषा में वो एक्टिवली बात करता है कक्षा के बाहर। दिस इंडिकेट्स दैट, ये क्या इंडिकेट करता है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट डज नॉट ऑफर ए सेफ लो एंजाइटी स्पेस फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन। पॉजिटिव लग रहा है ये इस संदर्भ में कि ये ऑप्शन होना चाहिए उत्तर, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को, क्लासरूम एनवायरनमेंट डज नॉट ऑफर ए सेफ लो एंजाइटी स्पेस, कि कम चिंता वाला जो वातावरण है वो उसको नहीं दिया जा रहा कक्ष में, और इस कारण से वो जो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा। द स्टूडेंट लैक बेसिक इंटेलिजेंस टू लर्न इंग्लिश, तो इसमें कहा है कि बच्चे को की जो बेसिक इंटेलिजेंस है वो कम है इंग्लिश सीखने की, तो ये नेगेटिव है। द स्टूडेंट्स डेफिशिएंट एंड इंटेंसली अवॉइड स्पीकिंग इंग्लिश, कह रहा है कि बच्चा जानबूझकर इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये भी नेगेटिव है। द स्टूडेंट्स मदर टंग इंटरफेसेस नेगेटिवली विद देयर कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसमें मदर टंग की बात की गई है कि उसको नेगेटिवली, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उसको मदर टंग के कारण हो गया, तो वो भी नेगेटिव है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इस संदर्भ में बिल्कुल सही है, तो वो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, इसमें जो क्रेसन साहब का इफेक्टिव फिल्टर है उसके बारे में बताया गया है कि जब बच्चे का जो तनाव है, अफेक्टिव फिल्टर का मतलब है उसकी जो भावनाएं हैं उनसे संबंधित है, कि भावनाएं जब ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी तो बच्चा बोलते समय ज़्यादा संकुचित महसूस करेगा, और अफेक्टिव फिल्टर लो होगा मतलब भावनाएं जो उसकी कम मजबूत होंगी बोलते समय, तो बच्चा फ्लुएंस के साथ बोल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, इन ए डाइवर्स इंग्लिश क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम की बात बहुत बार हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। एरर करेक्शन, त्रुटि सुधार, शुड बी हैंडल्ड बाय द टीचर बाय, जो टीचर जो एरर करेक्शन है उसको कैसे हैंडल करेगा। इग्नोरिंग ऑल एरर्स कंप्लीट टू मेंटेन हाई स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, कि बच्चे का हाई स्टूडेंट कॉन्फिडेंस करने के लिए हम उसकी सभी जो एरर्स हैं उनको इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर नहीं करना, एरर्स को हमें सुधारना भी है, तो हमें ये नेगेटिव लग रहा है। करेक्टिंग एवरी सिंगल मिस्टेक इमीडिएटली ड्यूरिंग स्पीच, तो इमीडिएटली आप उसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको सही करोगे तो बच्चा जो उसका जो बच्चे का जो अफेक्टिव हाइपोथेसिस फिल्टर जो है वो हाई हो जाएगा, इस कारण से वो बोलने में संकुचित महसूस करेगा। एक्सपोजिंग द लर्नर्स मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, कि सारी क्लास के सामने बच्चे के मिस्टेक्स को उजागर करो, तो ये भी तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। फोकसिंग ऑन ग्लोबल एरर्स का मतलब होता है ऐसी एरर्स जो मूल एरर्स है, जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव को, बोधगम जो भाषा है उसको हिंडर मतलब उसको छुपा रही है, उसको प्रभावित कर रही है। यूजिंग जेंटल स्कैफोल्डिंग, और जेंटल स्कैफोल्डिंग करते हुए हमें उसकी जो ग्लोबल एरर्स है उन पर ध्यान देना चाहिए। तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर इस संदर्भ में, और आशा करते हैं साथियों आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। तो बताया गया है ओवर करेक्शन कोजेज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एंड एंजाइटी, करेक्टिंग ग्लोबल एरर्स जेंटली कीप द कम्युनिकेशन अलाइव व्हाइल इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, मतलब वही बात की है कि ग्लोबल एरर्स है उनको उन पर ध्यान देंगे और बच्चे को जेंटल स्कैफोल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज वोलेटेड, किस भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत की अवहेलना हो रही है। वोलेटेड मीन्स अवहेलना हो रही है। व्हेन टीचर यूजेज मटेरियल, जब एक अध्यापक यूज करता है ऐसा मटेरियल दैट ओनली रिफ्लेक्ट अर्बन हाई क्लास कल्चर, जिससे शहरों के जो हाई क्लास कल्चर है उसका परिदृश्य होता है, विद द रूरल लो इनकम स्टूडेंट्स,
किनके साथ, मतलब ऐसे गांव के जो ऐसे गरीब बच्चे हैं उनके साथ, उनके सामने हम ऐसे उदाहरण रखें जो शहर के जो अल्ट्रा अमीर बच्चे हैं उनसे संबंधित। जैसे मान लो गांव के बच्चे जिन्होंने, जो बेचारे जिन्होंने बिल्कुल सस्ती जो कारें हैं गाँव में वो देखिए, और आप गाँव जो उनके सामने उदाहरण रखो कारों का, जो बहुत महंगी कारें आती हैं, जैगुआर और BMW, इनके उदाहरण रखो, तो इससे कौन सी जो शिक्षण सूत्र है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरली रेस्पॉन्सिव एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग, मतलब इसमें ये कहा जाता है कि हमें बच्चे को उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, उसके संदर्भ के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, और यहाँ पर संदर्भ की अवहेलना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लिखा हुआ है यहाँ पर, शिक्षण सामग्री शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। यदि ग्रामीण बच्चों को केवल शहरी उच्च वर्ग की सामग्री दिखाई जाएगी तो वे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट जेंडर एंड लिंग्विस्टिक स्टेरियोटाइपिंग इन ए डाइवर्स लैंग्वेज क्लासरूम। तो ये रूढ़िवादिता जो है, स्टीरियोटाइपिंग, दो स्टीरियोटाइपिंग की बात की है, जेंडर और लिंग्विस्टिक, एक तो लिंग रूढ़िवादिता और एक भाषाई रूढ़िवादिता। तो अगर एक डाइवर्स क्लासरूम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट जेंडर एंड लिंग्विस्टिक स्टीरियोटाइपिंग इन डाइवर्स इंग्लिश क्लासरूम, लैंग्वेज क्लासरूम। तो डाइवर्स लैंग्वेज क्लासरूम है, उसमें जेंडर और लिंग्विस्टिक स्टीरियोटाइपिंग है, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। यूजिंग स्टोरीज एंड टेक्स्ट बुक वेयर बोथ मैन एंड वुमेन टेक नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो ये जो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, कि हमें ऐसी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताना चाहिए जहाँ पर बोथ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत ऐसे काम कर रही हैं जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स है, मतलब जैसे आदमी घर का काम कर रहा है, खाना बना रहा है, महिला जो है वो एक सैनिक है। तो इस तरीके से अगर हमको कहानियाँ सुनाएंगे तो उनका जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, दिमाग में जो एक रूढ़िवादिता जमी हुई है कि महिलाएं जो हैं वो सॉफ्ट काम करती हैं और आदमी जो है वो शारीरिक रूप से जो मजबूती चाहिए जिनको करने के लिए वो काम करते हैं। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और उनको तोड़ने के लिए ऐसी कहानियों के माध्यम से ही तोड़ा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। और यहाँ पर बताया गया भी है, काउंटर स्टीरियोटाइपिंग रिप्रेजेंटेशंस इन लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल हेल्प एलिमिनेट बायस एंड प्रोमोट जेंडर इक्विटी एंड सोशल इंटरेक्शन इन ए डाइवर्स क्लासरूम। लैंगिक और भाषाई रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए ऐसी कहानियाँ और सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए जहाँ पुरुष और महिलाएं गैर पारंपरिक भूमिकाओं, उदाहरण पुरुष खाना बना रहे हैं, महिलाएं विमान उड़ा रही है में हो। तो साथियों ये जो बात हमने एक्सप्लेनेशन में की थी वही बात यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद मल्टीपल लैंग्वेजेज, व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद मल्टीपल लैंग्वेजेज टीचर शुड ट्रीट दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि बच्चा जो घर से आ रहा है जिसने अपने पारिवारिक परिवेश में बहुत सारी भाषाएं सीख लिए, अर्जन कर लिया बहुत सारी भाषाओं का, तो ये जो है बच्चे को, टीचर को कैसे ट्रीट करना चाहिए इसका, कि बच्चा घर से क्षेत्रीय भाषा सीख कर रहा है, उसकी मदर टंग सीख कर रहा है, कोई और भाषा भी हो सकता है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कैसी भी भाषा हो सकती है, जो बच्चा सीख कर एक इंग्लिश क्लासरूम में आ रहा है, हिंदी क्लासरूम में आ रहा है, तो बच्चे को, टीचर को उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सिस्टमेटिक न्यूसेंस दैट इंटरफेस विद इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, तो ये निगेटिव हो गया कि भाई ऐसा कि इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही उसको पढ़ाएं। एक गोल्ड माइन ऑफ रिसोर्स, तो इसको हरदम रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। एक गोल्ड माइन ऑफ रिसोर्स फॉर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस एंड मल्टी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, तो जो बी ऑप्शन है जिसमें बताया गया है इसको एज ए रिसोर्स लेना चाहिए, जिससे बच्चे का मेटा लिंग्विस्ट अवेयरनेस होती है और मल्टी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस होता है। और सी और डी ऑप्शन इसके नेगेटिव है, तो उनकी तरफ चलने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर।
और यहाँ पर समझाया भी गया है कि भाषाई विविधता को बच्चों की संज्ञानात्मक पूंजी माना जाता है। इसमें बच्चों में मेटा लिंग्विस्टिक जागरूकता, भाषा के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ती है, जो नई भाषा सीखने में मददगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी लर्नर्स, कि एक कक्षा में मिक्स्ड एबिलिटी लर्नर्स हैं। सम वेरी फास्ट, कुछ हैं जो बहुत तेज़ सीख जाते हैं, एंड सम स्ट्रगलिंग। व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग सेशन, तो रीडिंग की बात हो रही, सीखने की नहीं। कुछ बच्चे ऐसे तो जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं किताबों को, और कुछ हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पढ़ने में। व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, कि तो कौन सी सबसे अच्छी योजना है इसको एक रीडिंग सेशन को कंप्लीट कराने के लिए। तो देखते हैं, अल्टर पीयर पेयरिंग, बडी रीडिंग एंड ग्रेडेड रीडिंग, टेक्स्ट मैचिंग इंडिविजुअल्स लेवल। तो हमें पीयर रीडिंग करानी चाहिए कि बच्चों का एक छोटा छोटा समूह बना दें और उनको आपस में मिलाकर पढ़ाएं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मतलब एक कमज़ोर बच्चा है और एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। यहाँ ग्रुपिंग करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर कॉन्टेक्स्ट में ग्रुपिंग नेगेटिव होती है। ग्रुपिंग जब एक जैसे बच्चों की ग्रुपिंग करोगे तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे उनका, और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं उनकी ग्रुपिंग करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब आप उनको एक तो ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है और एक ऐसा बच्चा जो कम पढ़ रहा है, तो दोनों की ग्रुपिंग करके पढ़ाओगे तो बच्चे आपस में बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ए ऑप्शन में वही बात की गई है कि पीयर पेयरिंग करनी चाहिए, जिससे ग्रेडेड रीडिंग, टेक्स्ट मैचिंग और इंडिविजुअल लेवल बढ़ता है। तो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन के बारे में बताया यहाँ पर, मिश्रित क्षमता वाली कक्षा में सहपाठी जोड़ी बड़ी रीडिंग और श्रेणीबद्ध पाठ, ग्रेडेड टेक्स्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपने स्तर के अनुसार सीख सके। तो इस तरीके से चलते हुए साथियों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये सेशन जो है ये कुल 30 क्वेश्चंस का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये स्टूडेंट इन क्लास 3rd फेसेस परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट फ्लुएंटली, कि बच्चा जो है लगातार टेक्स्ट को पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है। फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह के साथ पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है। रिवर्सिंग लेटर्स का मतलब लाइक बी एंड डी, कि बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है। स्कीपिंग लाइन्स, और लाइन्स को स्कीप कर रहा है, छोड़ रहा है लाइन्स को पढ़ते समय। ए चाइल्ड इज़ लाइकली शोइंग सिम्टम्स ऑफ, तो ये इस प्रकार के जो सिम्टम्स है, ये जो आपने सभी ने वो फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो एक बच्चा था ईशान अवस्थी नाम से, उसको जो डिजीज़ थी, लैंग्वेज डिसऑर्डर था, वो था डिसलेक्सिया। क्या था? डिसलेक्सिया। आप इस प्रकार के अगर उदाहरण दें तो आप ईशान अवस्थी को याद कर सकते हो, जिससे डिसलेक्सिया था, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत थी। बी को डी पढ़ता था, गॉड को डॉग पढ़ता था। तो इस प्रकार से जो बच्चा रिवर्स करके पढ़ रहा है तो उसको डिसलेक्सिया होगा। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में असमर्थता, बच्चों को शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे बी को डी समझना और वाक्यों को छोड़ देना, डिसलेक्सिया पठन वैकल्य के प्रमुख लक्षण है। और आप इसको इस तरीके से क्रिएटिव विजुअल कॉन्सेप्ट में बताया गया है, द ब्रेन डिकोडर इन डिसलेक्सिया, द ब्रेन टेक्स्ट टू साउंड डिकोडर फंक्शंस डिफरेंटली। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बच्चों का IQ लेवल कम होता है ऐसी डिसऑर्डर में, बस उनकी जो ब्रेन की जो वायरिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है हमसे, कि वो हमको जो बी दिख रहा है वो उनको डी दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी IQ लेवल कम होता है या उनमें कुछ बीमारी होती है, बस उनकी ब्रेन की फंक्शन थोड़ी डिफरेंट होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर उनको बहुसंवेगी प्रशिक्षण दिया जाए तो वो ये जो विकार है बिल्कुल दूर हो सकता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये लर्निंग डिसऑर्डर से ही आएंगे। ए चाइल्ड हैज़ ट्रबल पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स ऑन पेपर, एग्जिबिट्स पुअर हैंड राइटिंग।
इनकरेक्ट स्पेसिंग, जो स्पेस होता है शब्दों के बीच में, वो इनकरेक्ट कर रहा है। एंड स्ट्रगलिंग विद ग्रिपिंग ए पेंसिल, और एक पेंसिल को पकड़ने में उसको दिक्कत है। द लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर, तो ये जो डिसऑर्डर है, जब बच्चा लिखने में दिक्कत महसूस कर रहा है, इनकरेक्ट स्पेसिंग कर रहा है और पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ रहा, तो वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब लिखने वाली दिक्कत है। तो डिस्ग्राफिया के साथ चलते हैं साथियों, डी ऑप्शन है हमारा डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया के बारे में बताया गया है यहाँ पर, लिखने में से संबंधित कठिनाई जिससे खराब लिखावट, अक्षरों के बीच गलत दूरी और पेंसिल पकड़ने में समस्या शामिल है। डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य कहलाती है हिंदी में। अगर आपके पास हिंदी के ऑप्शन आते हैं तो आप इसको लेखन वैकल्य, हिंदी लैंग्वेज जो पेडागोजी है उसमें भी बिल्कुल सेम पाठ्यक्रम है, तो उसमें भी आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है आप सभी के सामने। माइंड टू हैंड डिस्कनेक्ट, मतलब ये जो बीमारी है, डिसऑर्डर है डिस्ग्राफिया, इसमें हैंड और माइंड का डिस्कनेक्शन हो जाता है। मतलब दिमाग से जो संदेश आता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, वो मिसमैच हो जाता है। द कनेक्शन ब्रिज बिटवीन मेंटल थॉट्स एंड द मैनुअल मोटर एक्शन ऑफ राइटिंग इज डिसरप्टेड। मतलब यही है कि दिमाग से जो संदेश आते हैं, दिमाग का और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के सामने। एन इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डैमेज वेयर ए पर्सन स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज और फाइंड वर्ड्स इज कॉल्ड। तो क्या कह रहा है, एक अक्षमता, इम्पेयरमेंट मीन्स अक्षमता, इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भाषा की समझ में, और प्रोडक्शन और उसके उत्पादन में, कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी कि दिमाग में उसको इंजरी लगी हुई है इस कारण से, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज या फिर दिमाग की वायरिंग बोल सकते हो आप, न्यूरोलॉजिकल डैमेज वो डिस्टर्ब है। वेयर ए पर्सन स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज मतलब जो बोली गई जो भाषा है उसको समझने में उसको दिक्कत है, और फाइंड वर्ड्स और शब्दों को ढूंढने में दिक्कत है, इज कॉल्ड। तो डिसलेक्सिया में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसमें अटेंशन की दिक्कत होती है। ऑटिज्म में सामाजिक रूप से बच्चा दिक्कत करता है सामाजिक संबंध बनाने में। तो ये जो हमारा जो डी है अफेजिया या डिस्फेजिया, ये जो डी ऑप्शन है हमारा इससे संबंधित है, जब बच्चा बोले गए शब्दों को समझने में दिक्कत महसूस कर रहा है। तो साथियों इसमें अफेजिया में बताया गया है मस्तिष्क की चोट या तंत्रिका संबंधी क्षति के कारण भाषा समझने या बोलने में असमर्थता को अफेजिया, भाषाघात, वाक अक्षमता कहा जाता है। क्रिएटिव विजुअल में समझाया गया है द कॉन्सेप्ट द लैंग्वेज नेटवर्क ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज नेटवर्क का जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है। अफेजिया अफेक्ट्स द कोर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कोर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसको इसमें अफेक्ट होता है। सेंटर्स, ब्रोकाज और वर्निक एरिया, मतलब ये दिमाग के कुछ एरिया हैं जहाँ पर लैंग्वेज से संबंधित संक्रियाएँ होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये इसका मूल यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बच्चे जिनको अक्सर उल्टे दिखते हैं, डी को बी पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा और गॉड को डॉग पढ़ेगा, तो ऐसे बच्चों की बात हो रही है। इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एग्जाम विच मॉडिफिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये जितने भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है इनमें अगर आप मल्टी सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, मल्टी सेंसरी अप्रोच के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो इसमें जहाँ पर एक सेंस से ज़्यादा सेंस जिस ऑप्शन में आ रहे हैं, मल्टी सेंसेज का यूज हो रहा है, वो हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। स्ट्रिक्टली डिडक्टिंग मार्क्स फॉर एवरी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एरर, कि उस जब भी वो गलती करे स्पेलिंग में और बोलने में उसके मार्क्स काट दो नेगेटिव है। प्रोवाइडिंग टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर,
टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा टाइम इक्विटी की बात कर रहा है यहाँ पर, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, इस समता की बात कर रहा है। समानता और समता दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं साथियों। एंड ओरल टेस्टिंग ऑप्शंस, और मौखिक टेस्टिंग के ऑप्शन बच्चे को दिए जाए। तो यहाँ पर मल्टी सेंसरी सेंसेस की बात हुई है, टेक्स्ट टू स्पीच, ओरल टेस्टिंग, एक्स्ट्रा टाइम, समता की बात हुई, इक्विटी की, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात हुई है। तो बी ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है यहाँ पर। और जो देख लेते हैं और ऑप्शन भी, रिड्यूसिंग द टोटल टाइम अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन, जो टोटल टाइम है उसको ही घटा रहे हैं। ये बच्चा तो वैसे ही विकार से ग्रसित है, आप उसके लिए टाइम भी घटा दो। एग्जेम्प्टिंग दैम फ्रॉम टेकिंग एनी इवैल्यूएशन और असेसमेंट कम्प्लीटली, कि बच्चे को किसी भी जितने भी असेसमेंट हो रहे हैं, परीक्षा हो रही है, उनसे दूर रखो। तो ऐसा भी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन के बारे में बता भी रखा है, डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय देना, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग और लिखित के बजाय मौखिक परीक्षा का विकल्प देना सर्वोत्तम रणनीतियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए स्टूडेंट स्ट्रगल विद फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स, तो मोटर स्किल्स एक तो ग्रोस मोटर स्किल्स है, एक फाइन मोटर स्किल्स है। तो ग्रोस मोटर स्किल जिनमें पैरों की, हाथों की जो मुख्य मांसपेशियां हैं वो काम आती हैं, जहाँ पर वो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, जिसमें हम दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, जंप करते हैं, इसमें ग्रोस मोटर स्किल काम आती है। और जिन कामों में हमारे हाथों की मांसपेशियां, उंगलियों की मांसपेशियां ये काम आती है, जिनमें हम सूक्ष्म काम करते हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स की होती है। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स की बात हुई है। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद फाइन मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं कर पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा, एंड सीक्वेंसिंग बॉडी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकुलेशन एंड फिजिकल राइटिंग, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ, मतलब बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, बैलेंसिंग में दिक्कत है, सीक्वेंसिंग बॉडी मूवमेंट्स में दिक्कत है। तो इस प्रकार के बच्चे, ये कौन से बच्चे हैं? हाइपरलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया जो होता है, ये मैथ की जो संक्रियाएं हैं उनको करने में असमर्थ होता है। अफेजिया के बारे में ऊपर बात हो चुकी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होती है सुनने में, और डिस्प्रेक्सिया की भी बात हो चुकी है ऊपर। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा हाइपरलेक्सिया, ये हाइपरलेक्सिया जो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है साथियों। आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत हुई है, तो ये डिस्प्रेक्सिया जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ये सारे ऑप्शन कुछ सेम से लग रहे थे, इस कारण से दिक्कत हुई है। तो डिस्प्रेक्सिया जो है वो बिल्कुल ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया के बारे में यहाँ बताया भी गया है, शारीरिक संतुलन, समन्वय, संतुलन और गामक कौशल, मोटर कौशल में कठिनाई जो बोलने की स्पष्टता और लिखने को प्रभावित करती है, डिस्प्रेक्सिया समन्वय वैकल्य कहलाती है। तो आप इसको ठीक से याद रखेंगे। ये कुछ 4-5 विकार है, इनमें से किसी को भी पूछ सकता है सीटेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए पूछता है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट की बात कर रहा है, नेगेटिव पूछेगा हमसे। इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये जो स्पेसिफिक लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर है, इनमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? इट रिक्वायर्स टेलर्ड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एंड मल्टी सेंसरी मेथड। तो मल्टी सेंसरी मेथड तो बताया था कि इन सब में ज़रूरत होती है, पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव ढूंढना है। इट इज़ लिंक्ड डायरेक्टली टू ए लो ग्लोबल IQ एंड जनरल मेंटल रिटार्डेशन। तो ये जो जितनी भी विकार हैं यहाँ पर हमारे सामने, उनका IQ से कोई संबंध नहीं है। ये इन सब की IQ एक सामान्य आदमी जैसी होती है। जो दिक्कत है वो ये है कि इनका जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ है बच्चे का। तो ये IQ से इनका कोई संबंध नहीं है। तो जो नोट का पूछा है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए। और देख लेते हैं, इट इज़ न्यूरो डेवलपमेंट एंड कैन स्लो सिग्निफिकेंट वेरिएंस अक्रॉस इंडिविजुअल्स। तो वो न्यूरो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो बता रहे थे कि इनकी IQ कम नहीं होती, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। इट कैन को एग्जिट विद अदर डिसऑर्डर लाइक ADHD, मतलब इसके साथ और भी जो डिसऑर्डर है वो भी आ सकते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो भी आ सकता है। तो ये हो सकता है। तो जो
बिल्कुल नेगेटिव आया है विशेषता के बारे में, तो वो ऑप्शन बी आया है और बी हमारा बिल्कुल ठीक है। बी के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता एसएलडी का सामान्य बुद्धि, आईक्यू की कमी या मानसिक मंदता से कोई संबंध नहीं होता है। ये बच्चे सामान्य प्रखर बुद्धि के हो सकते हैं। तो साथियों जो बातें हम बता रहे थे वही यहाँ पर विश्लेषण में दे रखी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, ए चाइल्ड रीड्स ए टेक्स्ट एक्सेप्शनली फास्ट, बहुत तेज़ी से पढ़ता है, एंड डिकोड्स वर्ड्स फार बिहाइंड देयर एज लेवल, बट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इवन ए सिंगल सेंटेंस। मतलब बच्चा जो है पढ़ते समय तो जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको बहुत ही द्रुत गति से पढ़ता है, लेकिन उसका जो बोधगम जो पठन है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मतलब एक भी शब्द का वो अर्थ नहीं बता पा रहा है। और व्हाट दे रीड, दिस कंडीशन इज नोन, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ डिसलेक्सिया नहीं है, इससे संबंधित अफेजिया नहीं है, डिस्ग्राफिया भी नहीं है, तो हाइपरलेक्सिया जो है ना, ये इन सब की हमने पढ़ ली है। डिसलेक्सिया बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, वो है अफेजिया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला है, और डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन ए है हमारा वो बिल्कुल ठीक है, हाइपरलेक्सिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बिना समझे बहुत तेज़ी से शब्दों को उच्चारण वाचन कर लेना, परंतु उसका अर्थ रत्ती भर भी न समझ पाना, हाइपरलेक्सिया कहलाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, व्हेन टीचिंग लैंग्वेज टू ए स्टूडेंट डायग्नोस्ड विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऐसा बच्चा जिसको अटेंशन डेफिसिट है, मतलब बच्चा ध्यान नहीं रख पा रहा है एक चीज़ पर, उसका ध्यान बार बार इधर उधर दिक्कत हो रहा है, हाइपर एक्टिव है और अति सक्रिय है। तो ऐसा बच्चा जो ध्यान नहीं रख पा रहा है, अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पा रहा है और हाइपर एक्टिव है, ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे। ए टीचर शुड अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करेगा। तो वाइल टीचिंग लैंग्वेज, एक भाषा का शिक्षण कराते समय ADHD जो बच्चा है उसके लिए क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब हमें नेगेटिव ढूंढना है कि इसके संबंध में कौन सी चीज़ नेगेटिव है। यूजिंग टोकन इकोनॉमीज एंड इमीडिएट पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट, गोइंग लॉन्ग, अब बच्चे का ध्यान तो कुछ देर के लिए रुकता है, इधर उधर भगता हो। कंटिन्यूस लेक्चर, और लगातार लेक्चर दोगे, लॉन्ग और लंबे लेक्चर दोगे, विदाउट विजुअल एड्स और एक्टिव मूवमेंट, और आप उसका जो मल्टी सेंसरी वाला सिस्टम है उसको भी यूज़ नहीं, विदाउट एड्स और एनी एक्टिव मूवमेंट। तो इसमें बच्चा ADHD वाला है, वो बिल्कुल इस परिस्थिति में कुछ नहीं सीख पाएगा। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हैं साथियों, बी ऑप्शन ठीक है। इसके बारे में बताया गया ADHD अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार से ग्रस्त बच्चे को बिना दृश्य साधनों के लंबे समय तक व्याख्यान देना उसके ध्यान को भटकाता है, अतः इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों, और क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन VAKT अप्रोच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर। मतलब जितने भी डिसऑर्डर पढ़े हमने उनमें मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन कि सभी जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, एक ज्ञानेंद्रिय ऐसा इंस्ट्रक्शन दे जिसमें एक ज्ञानेंद्रिय का यूज़ ना होके सभी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ हो, और इसको कहते हैं VAKT अप्रोच। तो VAKT अप्रोच से आप क्या समझते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल, ये सारे हमारे सेंसेज हैं। चलो ये यही होना चाहिए। वर्बल, ऑडियो, काइनेटिक, टेक्नोलॉजी सेंस नहीं है तो ये हट गया। वोकेबलरी सेंस नहीं है। विजुअल, एनालिटिक, की कॉन्सेप्ट, ये सारे सेंस नहीं है। तो ए ऑप्शन में हमारे सभी सेंसेज जो है, टैक्टाइल का मतलब स्पर्श से है, हमारी जो त्वचा है उससे है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं, और दे रखा है यहाँ पर VAKT का दृष्टिकोण का अर्थ है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक गतिबोधक और टैक्टाइल स्पर्शनीय। ये मस्तिष्क में भाषाई कनेक्शन को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ए टीचर नोटिसेज ए स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली लीव्स सेंटेंस इनकम्प्लीट, यूजेज जेनरिक वर्ड्स लाइक
थिंगी और स्टफ, because they cannot recall specific noun and mixes of words order. This child likely have. तो ए टीचर नोटिसेज दैट, एक अध्यापक ने नोटिस किया कि ए स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली लीव्स सेंटेंस इनकम्प्लीटली, कि सेंटेंस जो है उनका इनकम्प्लीटली यूज़ कर रहा है एक बच्चा, जेनरिक वर्ड्स यूज़ कर रहा है थिंगी और स्टफ जैसे, बिकॉज दे कैन नॉट रिकॉल स्पेसिफिक नाउन and mixes of words order. This child likely has articulatory phonetic deficit, expressive language disorder, receptive language disorder और dyscalculia. तो यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है बच्चे को, क्योंकि एक्सप्रेस करते समय बच्चा जो दिक्कत महसूस कर रहा है। तो बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हमें आगे बढ़ना है। अपनी बात को शब्दों में व्यक्त न कर पाना, सही शब्दों को याद न रख पाना, चीज़ वो जैसे अस्पष्ट शब्दों का अधिक उपयोग, अभिव्यक्तात्मक भाषा विकार, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। तो वही जो हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक मटेरियल फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन ए सेकेंडरी क्लासरूम। तो सेकेंडरी क्लासरूम है, वहाँ पर ऑथेंटिक मटेरियल वो है जिनका यूज़ हम भाषा सिखाने में नहीं करते, और जो परिवेश में ऐसे मटेरियल जो स्वतः ही भाषा सिखाते हैं लेकिन मानक रूप से हम उनका प्रयोग नहीं करते। ये ग्रामर रूल रेफरेंस बुक, तो इसका प्रयोग होता है, तो ये ऑडिटरी ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। ये टेक्स्ट बुक स्पेशली रिटन बाय पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स फॉर नॉन नेटिव लर्नर्स, तो ये भी ऑथेंटिक मटेरियल है। ये बाइलिंगुअल डिक्शनरी कंप्लाइड फॉर वोकेबुलरी ड्रिल, तो ये भी ऑथेंटिक है। एंड ओरिजिनल इंग्लिश न्यूज़पेपर आर्टिकल और होटल मेन्यू कार्ड, तो ये ऑथेंटिक मटेरियल हैं जिनको देखकर बच्चा भाषा सीख रहा है। मतलब ऐसे साधन जो हमारे परिवेश में हैं लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है। और इसमें बता भी रखा है, जैसे प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल वह है जो मूल रूप से भाषा सिखाने के लिए नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के संचार के लिए बनी हो, जैसे अखबार की खबर, विज्ञापन या होटल का मेन्यू कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ चुके हैं हम। लैंग्वेज टीचर एक भाषा का शिक्षक है, ब्रिंग्स रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रूट, तो रियल ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, जैसे फ्रूट लेकर आया, जैसे एप्पल का जिक्र है पाठ में, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है उसी को लेकर आ रहा है। स्पून चम्मच लेकर आ रहा है, टॉयज खिलौने लेकर आ रहा है। टू क्लास टू टीच वोकेबलरी टू बिगनर लर्नर्स, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए रियल ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है। इन लैंग्वेज पेडागोजी भाषा शिक्षण शास्त्र में दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे। तो ये जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम रियलिया कहते हैं। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर इस ऑप्शन में TLM आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है क्योंकि रियलिया उसी में समाहित हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है रियलिया वो बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पर। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना हमें। कक्षा में भाषा सिखाने के लिए लाई जाने वाली वास्तविक दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे फल, खिलौने, बर्तन रियलिया वास्तविक सामग्री कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। वाइल सेलेक्टिंग ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर ए क्लास, एक कक्षा के लिए आपको टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है। विच क्राइटेरियन इज़ द लिस्ट इम्पोर्टेंट, कि सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा क्राइटेरिया है फ्रॉम ए कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव, और आपको पर्सपेक्टिव क्या रखना है, संप्रेषण कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव में इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो लिस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम इम्पोर्टेंट। द बुक मस्ट बी हैवी बाउंड विद एन एक्सपेंसिव हार्ड कवर एंड प्रीमियम ग्रॉस प्रिंट, कि इसको जो पुस्तक है वो हैवी होनी चाहिए, एक्सपेंसिव हार्ड कवर होना चाहिए, प्रीमियम ग्लास प्रिंट होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी देख लेते, द टेक्स्ट बुक मस्ट कंटेन इंटरेक्टिव टास्क बेस्ड लैंग्वेज एक्टिविटी, तो ये तो इससे तो होनी चाहिए भैया, लैंग्वेज एक्टिविटी है तो उसमें।
द इलस्ट्रेशंस शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड डीपली इंटीग्रेटेड विद द टेक्स्ट, पॉजिटिव है। द कंटेंट शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड कल्चरली सेंसिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। तो जो ए ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि जो पुस्तक है जो बहुत हैवी होनी चाहिए और बहुत महंगी होनी चाहिए और उसके ऊपर कवर अच्छा होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। तो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। पाठ्यपुस्तक के चयन में उसकी बाहरी चमक दमक, द फिजिकल कॉस्ट और एक्सपेंसिव हार्डकोर स्टेटस इज ट्राइवल, pedagogical value, interactive task and contextual relevance are the primary criteria for selecting TLMS। तो जो बात यहाँ पर बताई गई है कि बाहरी चमक दमक, महंगी बाइंडिंग या कवर पेज सबसे कम महत्वपूर्ण है, जबकि उसकी सामग्री प्रासंगिकता, टेक्सचर उसके प्रसंग में होनी चाहिए और गतिविधियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये बिल्कुल वही बातें हैं जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल ऐड, कि आप ऑडियो विजुअल ऐड यूज़ कर रहे हो। ऑडियो विजुअल ऐड से मतलब है जिसमें आवाज़ भी आए और जिसमें चित्र भी दिखे, जैसे हमारा टेलीफोन है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये ऑडियो विजुअल ऐड है। लाइक एजुकेशनल शॉर्ट फिल्म और सबटाइटल क्लिप इन ए डाइवर्स लैंग्वेज क्लास, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज, की जो प्रमुख जो एडवांटेज है, प्राथमिक एडवांटेज है, वो क्या है ये यूज़ करने की ऑडियो विजुअल एड्स की। इट कैटर्स सिमुटेनियसली टू विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स वाइल गिविंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज फॉर मीनिंग, पॉजिटिव लग रहा है। और देखते हैं, इट अलाउ द टीचर टू सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक ए ब्रेक फॉर एक्टिव टीचिंग। तो टीचर को अगर आप रिलैक्स दे रहे हो तो ये इसका जो प्राइमरी एडवांटेज है ये नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है यहाँ पर। इट कम्प्लीटली रिप्लेस द नीड फॉर ए ह्यूमन टीचर और ए फिजिकल इंटरेक्शन, कि भैया आपने टीवी चला दिया, कंप्यूटर चला दिया, अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी नेगेटिव है। इट गारंटीज दैट स्टूडेंट विल नेवर मेक ग्रामेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, तो कि ये गारंटी देता है कि जो बच्चे हैं वो ग्रामेटिकल स्पेलिंग दोबारा गलत नहीं करेंगे कभी भी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है जिसमें बताया गया है, एक इट कैटर्स सिमुटेनियसली टू विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स वाइल गिविंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज फॉर मीनिंग, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है साथियों। और ए ऑप्शन के बारे में बताया गया है भी, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का सबसे बड़ा भाग यह है कि यह दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है और तर्क संगत संकेत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25। इस सेशन के हम अंत में पहुंच चुके हैं, लगभग 5 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जो सीटेट की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी एक ऐसे दोस्त को शेयर ज़रूर करें जिसकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करे। ए टेक्स्ट that has been simplified by a teacher or author by reducing grammatical complexity and limiting vocabulary to suit beginner language learner is called। तो कह रहा है ये टेक्स्ट दैट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड बाय ए टीचर, जो टीचर के द्वारा सिंप्लीफाइड किया गया है, सरलीकरण किया गया है टीचर के बाद और ऑथर या लेखक के द्वारा, बाय रिड्यूसिंग ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो व्याकरणिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के लिए, एंड लिमिटिंग वोकेबलरी टू सूट बिगनर लैंग्वेज, और उसकी जो वोकेबलरी है उसको लिमिट किया गया है टू सूट बिगनर लैंग्वेज लर्नर्स, मतलब जो बिगनर लैंग्वेज लर्नर्स है उनके लिए। तो ये क्या कहलाता है, ये ग्रेडेड टेक्स्ट, ये डिसरप्टिव टेक्स्ट, एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट, एंड एकेडमिक टेक्स्ट। तो साथियों ये ग्रेडेड टेक्स्ट है, पेडागोजिकली प्रीपेयर्ड टेक्स्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसका जो विश्लेषण दे रखा है उसको भी पढ़ना है। शुरुआती विद्यार्थियों की स्तर के अनुकूल बनाने के लिए सरल की गई शब्दावली और व्याकरण वाली पाठ्य सामग्री को श्रेणीबद्ध पाठ्य ग्रेडेड टेक्स्ट प्रीपेयर्ड टेक्स्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव TLM यूज़, कि ये TLM का इफेक्टिव यूज़ के प्रिंसिपल्स के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार, ए टीचिंग एड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द टीचर। तो टीचर के द्वारा जो टीचिंग एड है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कहाँ किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए कक्षा में, उसके बारे में पूछा है। ओनली एट द एग्जैक्ट पेडागोजिकल मोमेंट वेयर इट क्लियरफाई ए स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्सेप्ट, मतलब उसी समय, बिल्कुल जब उसकी ज़रूरत हो बच्चों को, उसी समय आप बच्चों के सामने उसको रखें। जी, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करने के लिए जो TLM बनाया है, जब उसका जिक्र आए कक्षा में उसी समय उसको इंट्रोड्यूस करें आप। राइट एज द बिगिनिंग, शुरुआत में जाते समय ही, ऑफ द क्लास एंड केप्ट ऑन डिस्प्ले कंटिन्यूसली टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट। अगर आपने कक्षा की शुरुआत में ही बच्चों के सामने चेयर पर उसको रख दिया TLM को, तो बच्चों का सारा ध्यान उसी पर रहेगा और बच्चे डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, तो ये नेगेटिव है। व्हेनेवर द टीचर फॉरगेट्स व्हाट टॉपिक दे वर प्लानिंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट, तो क्या टीचर भूल जाए उस समय कि उसको क्या पढ़ाना है, तो ये भी नेगेटिव है। एट द वेरी एंड ऑफ द लेक्चर एज ए डेकोरेटिव प्राइज फॉर वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, तो कक्षा के अंत में भी इसका यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो शुरुआत का जो ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि जब उस TLM की आवश्यकता हो उसी समय उसको यूज़ किया जाए, वो बिल्कुल ठीक है हमारा ये ऑप्शन। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग केवल उसी उपयुक्त शैक्षणिक क्षण पेडागोजिकल मोमेंट पर होना चाहिए जहाँ वह किसी कठिन अवधारणा को स्पष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग TLM टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर री इन्फोर्सिंग फोनेटिक अवेयरनेस। फोनेटिक अवेयरनेस मीन्स मतलब होता है फोनेटिक्स, फोनेमिक। ये फोनेमिक का अर्थ है कि उच्चारण संबंधित वह छोटी से छोटी ध्वनि जो अर्थ प्रदान कर रही है, वो फोनीम है। तो फोनेमिक अवेयरनेस से संबंधित एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पैटर्न इन इंग्लिश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग TLM टूल इज बेस्ट, तो इनमें से नीचे दिया गया कौन सा TLM टूल बेस्ट है इन रीइंफोर्समेंट के लिए, कि फोनेमिक अवेयरनेस और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, कि आपको बच्चे को फोनेमिक अवेयरनेस लेनी है और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट करना है। प्रिंटेड साइलेंट रीडिंग मॉड्यूल्स, लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड ऑडियो पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड कंटेनिंग डेफिनेशन लिस्ट और चाकबोर्ड माइंड मैप। तो चूंकि यहाँ फोनेमिक अवेयरनेस की बात की है, उच्चारण की बात की है, कि तो उसमें हम ऑडियो पॉडकास्ट जो है जिसमें ऑडियो की बात की गई है, और लैंग्वेज लेबोरेटरी, इस ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनेमिक अवेयरनेस और सही उच्चारण के विकास के लिए भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी और ऑडियो पॉडकास्ट सबसे प्रभावी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फ्लैश कार्ड प्राइमरीली इफेक्टिव फॉर इन एन अर्ली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम सेटअप। व्हाट इज फ्लैश कार्ड प्राइमरी इफेक्टिव, कि प्राथमिक रूप से जो फ्लैश कार्ड है वो इफेक्टिव होते हैं अर्ली इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। अर्ली का मतलब प्राथमिक, जो 1 से 5 है उसी की बात कर रहा है। क्लासरूम सेटअप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहता है। राइटिंग डिटेल्ड मल्टी पैराग्राफ एसे फॉर कंपोजिशन प्रैक्टिस, कंडक्टिंग फास्ट पेस्ड sight word recognition and vocabulary drills, replacing the physical English textbook entirely for higher grades, testing advanced literary critic skill for secondary setup। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, जिसमें बताया गया कंडक्टिंग फास्ट पेस्ड साइड वर्ड रिकॉग्निशन एंड वोकेबलरी ड्रिल्स। इसी के बारे में ये जो बताया गया है कि ये जो फ्लैश कार्ड है इनका उपयोग होना चाहिए इसमें। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फ्लैश कार्ड मुख्य रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में त्वरित शब्दों की पहचान, साइट वर्ड्स और शब्दावली के तेजी से अभ्यास ड्रिल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। फ्लैश कार्ड मतलब वो हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उसकी तरीके से होते हैं, लेकिन उनमें हम जो
लेटर्स हैं हिंदी इंग्लिश के, वो लिखे रहते हैं और उनमें चित्र भी होते हैं, या फिर गिनतियों के फ्लैश कार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैश कार्ड होते हैं, आपको इनका पता होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, ए टीचर यूजेज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कंटेनिंग हाइपरलिंक्स, एम्बेडेड वीडियो क्लिप्स एंड क्लिकेबल क्विजेज, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज क्लासिफाइड एज। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हाइपरलिंक्स का यूज़ कर रहा है, वीडियो क्लिप्स का यूज़ कर रहा है और क्विजेज का यूज़ कर रहा है, तो ये जो आईसीटी से संबंधित है, डिजिटल आईसीटी इनेबल्ड मल्टी मॉडल मटेरियल। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, ये भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। और जो अंतिम क्वेश्चन है, व्हेन डिजाइनिंग ए टीएलएम फॉर लो विजन स्टूडेंट्स, लो विजन स्टूडेंट्स का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको कम दिखता है, इन्हें इंक्लूसिव लैंग्वेज क्लासरूम, एक समावेशित शिक्षा कक्षा में, मतलब ऐसे बच्चे जिन जो सभी प्रकार के बच्चे हैं उसको समावेशित शिक्षा कक्षा कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न जो दिव्यांगता है उनसे संबंधित बच्चे भी हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं वो भी हैं, तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम हो गया। वहाँ पर एक बच्चा है जिसको कम दिखता है, लो विजन है, विच मटेरियल चॉइस इज मोस्ट एथिकल एंड प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो सबसे एथिकल और प्रैक्टिकल लग रहा है। तो जो अगर कम दिख रहा है तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उसको सुनाई दे। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर हैंड आउट एंड आस्किंग देम टू बोरो नोट्स फ्रॉम नेबर, तो नोट्स को पड़ोसियों से उधार लोगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम रीडिंग सेशन एंटायरली टू अवॉइड स्ट्रेसिंग देम, तो रीडिंग सेशन जो है उनसे उसको दूर कर दो बिल्कुल भी, कहीं बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आ जाए, तो ये भी नेगेटिव होगा यहाँ पर। माइक्रो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स विद लाइट येलो लिंक ऑन वाइट बैकग्राउंड, तो ये भी गलत है। माइक्रो प्रिंट, छोटे छोटे प्रिंट वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइट येलो लिंक, जब उसको बेचारे को कम दिख रहा है और आप माइक्रो प्रिंटिंग कर रहे हो तो ये भी नेगेटिव होगा। लार्ज प्रिंट बुक्स, ऐसी बुक्स जिनमें लार्ज प्रिंट है, बड़े अक्षर प्रिंट है, हाई कंट्रास्ट लेआउट्स और उसको ऐसे रंग कंट्रास्ट रंग है वो दिए हैं, एंड टेक्टाइल मतलब ब्रेल से संबंधित है, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं दिख पाते उनके लिए ब्रेल होता है। साउंड इंटीग्रेटेड मटेरियल, और उनको सुनाई देने वाले मटेरियल का उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। तो ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो साथियों आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो में लगातार आप सभी के लिए बनाता रहूं, और तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जिसको इससे संबंधित आवश्यकता है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका पिन दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए पूरा, थैंक यू।